हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। अरे मैं लब सर आपका लब भैया दोबारा से स्वागत करता हूं बेटा जी इस बेहतरीन से लेक्चर में बेटा क्लास 11th का यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा हम लोग इस चीज को वन शॉट में करने वाले हैं। अगर आप बोलोगे कि इस लेक्चर को देखने के बाद क्या फायदा होगा, तो आपका एक बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे बेटा तुम्हें देने हैं। इसे देखना है, शिद्दत से देखना है बेटा, जोश के साथ देखना है बेटा, होश के साथ देखना है। और उसके बाद तुम उखाड़ के फेंक दे रही होगे। क्या उखाड़ के फेंक दे रहोगे? कॉन्सेप्ट। अरे सुन जरा सुन प्यार की धुन, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता बेटा, कमजोर होती है उसकी सोच। तो बेटा बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजिटल अटेंडेंस मार दीजिएगा और सेशन को लाइक ठोक दीजिएगा। सेशन को लाइक ठोक दीजिएगा, वही आपका डिजिटल अटेंडेंस होगा, वही आपका प्यार होगा अपने लब सर के लिए। लव यू ऑल बेटा। स्टार्ट करते हैं। अगले 1 घंटे से 1.5 घंटे आपको नजरों को यहां पे रखना है। नजरें हटी दुर्घटना घटी। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज पढ़ाने क्या वाला हूं बेटा आपको बता देता हूं। आज आपको सिखाने वाला हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। आइए बेटा। अच्छा, शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि बेटा जी हम लोग का एमपी स्टेट बोर्ड का मतलब एमपी बोर्ड का रीलोडेड बैच कब का लॉन्च हो चुका है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो बेटा उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बैच में आपको बेटा जो कंटेंट मिलेगा उससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है बेटा, चलिए चलिए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी बेटा कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर की जा सके। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलते हैं बेटा? देखो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिसको भी नाप सको, मास को नाप सकते हो तुम, वॉल्यूम को नाप सकते हो तुम, फोर्स को नाप सकते हो, जिसको भी तुम नाप सको उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बोलोगे बात तो सही है। ठीक है सर जी। देखो जैसा लिखा हुआ है, टाइम, समय, लेंथ, मास, फोर्स, वर्क डन एक्सेट्रा। ठीक है सर। अब बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? बेटा देखो, 2 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एक फंडामेंटल होती है और एक डिराइव्ड होती है। मतलब फंडामेंटल मतलब ये कि बेटा इसको किसी और जगह से लाया नहीं गया, ये बताया गया है कि ये होता है तो होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं। हाँ क्या बात करते हो सर? हाँ जी, देखो बेटा वही लिखा होगा यहां पर, आराम से देखो। सेट ऑफ फिजिकल quantities which are completely independent of each other, but all other physical quantities can be expressed in terms of these physical quantities। मतलब बेटा ये completely independent है। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ये completely independent है, मतलब कि ऐसा होता है तो होता है, कहीं और से डिराइव करके नहीं लाया गया। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज है सर जी? ऐसी टोटल 7 क्वांटिटीज हैं। देखो एग्जांपल, मास, टाइम, लेंथ, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टोटल बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और इन 7 का बेटा तुम्हें नाम जरूर से याद रखना है। ठीक है, अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आखिर देखो बेटा, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा बहुत ध्यान से समझो, ये कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन सी हैं। तो ये देखो बेटा, 7 का 7 ये बेटा तुमको याद करना है। सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबके यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का बेटा जी क्या? एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बेटा कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या बेटा? मोल। अगर मैं बताऊं इसका बेटा कि सिंबल क्या है, तो मीटर को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं बेटा, किलोग्राम को केजी में, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडला को सीडी से, और मोल को बेटा इससे हम लोग दिखाते हैं। बोलोगे बात तो एकदम सही है सर जी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं बेटा जी, ये आपको याद करना है तो करना ही है। अच्छा, दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं से किसी चीज को तुम ला सको।
बेटा इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके अगर तुम कोई एक नई क्वांटिटी निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं बेटा डिराइव क्वांटिटी। हाँ क्या बात करते हो सर, बिल्कुल तुमने सही सुना, बोलो खूबसूरत बेहतरीन। मैंने क्या बोला बेटा देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब कहने का मतलब क्या, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से उसको तुम निकाल सको। जैसे जैसे एग्जांपल बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम मतलब सेकेंड, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन दोनों का यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो बेटा, स्पीड निकाल सकते हो। तो मैं तुमसे क्या बोला कि ये तुम्हारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तुमने इसको बेटा डिराइव किया। बोलोगे बात तो सही है। और बाकी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का बेटा तुमको ध्यान तो रखना ही रखना है, ठीक है बेटा। अच्छा अब देखो बेटा यूनिट्स यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, मास को हम लोग केजी में दिखाते हैं, ग्राम को दिखाते हैं, वॉल्यूम को हम लोग लीटर में दिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पानी कितना है वो केजी में तुम थोड़ी बताते हो कि 1 किलो पानी है, भैया 1 लीटर पानी है। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो उसको यूनिट बताता है। मतलब मान लो मैंने केजी बोला तो तुम्हारे दिमाग में इंप्रेशन क्या जाएगा, मास। मान लो मैंने न्यूटन बोला तो तुम फोर्स समझोगे, बोलोगे बात तो सही है सर जी, बोलोगे बात तो सही है। तो यहां पे लिखा क्या हुआ जरा ध्यान से देखना, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड। हर फिजिकल क्वांटिटी को बेटा किसी ना किसी चीज से नापा जाता है, उसी को बोलते हैं बेटा यूनिट। सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा लीटर तो तुम्हारे दिमाग में वॉल्यूम आएगा, मैं बोलूंगा सेकेंड आवर, तुम्हारे दिमाग में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, टाइम आएगी। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का बेटा एक अलग 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 यूनिट होता है, नापने का अलग अलग तरीका होता है, उसी को बोलते हैं बेटा यूनिट। बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा अब बेटा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं यूनिट्स की, दे मस्ट बी वेल डिफाइंड, ठीक है, दे शुड बी इजिली अवेलेबल, दे शुड बी इनवेरिएबल, दे शुड बी एक्सेप्टेड टू ऑल। ये तुम्हारे लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, तुम इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये तो मैंने बस ऐसे रीड कर दिया, कोई समझने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ व्हाट आर यूनिट्स, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसको मेजर करने के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है बेटा जी। जैसे मीटर, मास को केजी में ही नापते हैं, नहीं कि लीटर में नाप लिए या नहीं कि न्यूटन में नाप लिए, ऐसा नहीं होगा बेटा। मास है तो केजी में नापो, टाइम हो तो सेकंड में नापो, करंट है तो एम्पियर में नापोगे। क्या बात समझ में आई, हाँ सर बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा, अब यूनिट्स भी 4 तरीके के होते हैं। ओ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हाँ क्योंकि बेटा सुनो, कभी कभी तुम मास को केजी में दिखाते हो, कभी कभी मास को तुम ग्राम में दिखाते हो, तो ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अच्छा 4 तुम्हें पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहला है तुम्हारे पास FPS, फुट पाउंड सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इसमें बेटा लेंथ को हम लोग फुट में दिखाते हैं, मास को हम लोग बेटा पाउंड में दिखाते हैं, पाउंड का शॉर्ट फॉर्म LB होता है, और टाइम को बेटा हम लोग सेकंड में दिखाते हैं। अगर मैं FPS सिस्टम में पूछूंगा तो तुमसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ मास को किससे दिखाते हैं बेटा, पाउंड में दिखाते हैं। किससे, पाउंड में। लेंथ को फुट में। बोलोगे बात तो एकदम सही है। अच्छा दूसरा CGS, जिसको हम लोग गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। CGS सेंटीग्राम सेकेंड, इसमें क्या होता है कि लेंथ को बेटा जी हम लोग किस में दिखाते हैं, सेंटीमीटर में दिखाते हैं, ठीक है। मास को किस में दिखाते हैं बेटा जी, देखो ग्राम में दिखाते हैं। टाइम को किस में दिखाते हैं बेटा जी, सेकंड में दिखाते हैं। बोलोगे बात तो एकदम सही है, बोलोगे बात तो एकदम सही है। आगे तीसरा है तुम्हारे पास बेटा MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि बेटा जी इसमें लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, इसमें मास को हम लोग केजी में नापते हैं, और बेटा टाइम को हम लोग, कहां गया, टाइम को हम लोग किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो ये तुमको जरूर समझ में आ गया बेटा कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, तीनों में से टाइम तो सेकंड में ही नापा जाता है। सर पूछा कैसे जाएगा, बोलेगा बताओ बेटा कि कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। 4 टाइप के होते हैं बेटा, एक FPS, एक CGS, एक MKS, और जो चौथा होता है बेटा जी वो तुम्हारे पास क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तुम्हारे पास होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बेटा जी, बेसिकली मॉडिफिकेशन है किसका, MKS सिस्टम का। बेटा MKS सिस्टम ने तुमने क्या बताई थी, यहां पे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेटा जी MKS में, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं बेटा, देखो MKS में लेंथ को मीटर में,
मास को केजी में, टाइम को सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में क्या था, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। एफपीएस में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और बेटा जी टाइम को सेकंड में। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेटा बस होता क्या है कि यहां पे तीन क्वांटिटीज थी फंडामेंटल, देखो ये फंडामेंटल तीन क्वांटिटीज, यहां पे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो मैंने अभी अभी आपको बेटा जी बताया है। क्या बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो बेटा, तीन तो पहले से तुम्हें पता था, बिसाइड्स द 3 बेस यूनिट, तीन कौन कौन से, लेंथ मास सिस्टम, ठीक है। 4 अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज को इसमें ऐड किया गया है बेटा। 4 अलग कौन कौन से बेटा जी, देखो यहां पे मैंने बता दिया है बेटा, तो देखिए, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, न्यूमरस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी जुड़े हुए हैं। कितने सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं बेटा, 2 हैं। मतलब एमकेएस में बेटा जी लेंथ, मास और टाइम, और यहां पे बेटा टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात होती है। अच्छा, ये तुम्हारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स बेटा है कौन कौन से, देखो बेटा, 2 टाइप के तुमको सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ने हैं। कितने टाइप के बेटा जी, 2 टाइप के तुमको बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री बेटा यूनिट्स तुम्हारे पास क्या है, देखो बहुत ध्यान से बेटा जी, एक सप्लीमेंट्री यूनिट है तुम्हारे पास रेडियन, और दूसरा है बेटा जी तुम्हारे पास क्या, स्टेरेडियन। रेडियन को हम लोग आरडी से दिखाते हैं और स्टेरेडियन को हम लोग एसआर से दिखाते हैं। रेडियन किसका यूनिट होता है, प्लेन एंगल, और स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो 2 तरीके के तुम्हारे पास बेटा जी क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल जिसका यूनिट स्टेरेडियन। तुम्हारे पास सिंबल क्या है, रेडियंस का आरएडी और स्टेरेडियन का बेटा एसआर। बोलोगे बात तो एकदम सही है, बोलोगे बात तो बेटा एकदम सही है, ठीक है। अच्छा, रेडियन होता क्या है, देखो बेटा रेडियन क्या लिखा हुआ है, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। बोल क्या रहा है बेटा, यहां पे ध्यान से सुनो, रेडियन होता क्या है, देखो बेटा बहुत ध्यान से देखो, बेसिकली प्लेन एंगल की बात कर रहा है। बोल क्या रहा है ना कि अगर तुम्हारे पास एक सर्किल है और मान लो कोई आर्क है, तुम्हारे पास आर्क होता है ये, वो एंगल कितना सबटेंड किया, इसको सबसे पहले तो हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। अब प्लेन एंगल होता है एस बटा आर। एस क्या है बेटा, ये आर्क लेंथ और इसकी रेडियस आर। तो अगर एस की वैल्यू 1 हुई, मतलब एस इज इक्वल टू अगर आर हुआ तो ये और ये कट जाएगा बेटा और ये आएगा 1। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 1 रेडियन तुम्हारे पास होता है। वही यूनिट लिखा हुआ है कि देखो बेटा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है, बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। मतलब ये आर्क लेंथ है बाय रेडियस, तुम्हारे पास दोनों इक्वल हो जाए तो जो भी थीटा आएगा वो 1 रेडियन तुम्हारे पास कहलाता है। व्हाट इज सॉलिड एंगल, मतलब स्टेरेडियन की बात यहां पे कर रहे हैं बेटा, ठीक है। स्टेरेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द दिस। ये बेटा तुमको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत बेटा, ठीक है। हाँ, तो तुमको याद करने की क्या जरूरत है, तुमको बस थोड़ा समझना है कि सॉलिड एंगल होता क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है बेटा, ये है तुम्हारे पास बेटा जी एक स्फीयर, ठीक है, हाँ जी सर। अब स्फीयर है अगर तुम्हारे पास, तो यहां पे अगर तुम्हारे पास कुछ एरिया होगी, मान लो बेटा इतना एरिया, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया यहां पे कुछ 3D एंगल बनाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जी सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और ये तुम्हारे पास क्या है, स्फीयर है, बट ये क्या था तुम्हारे पास, सर्किल था। मतलब आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि स्फीयर लोगे, उसके ऊपर एक छोटा सा तुम एरिया कट करोगे, वो बेटा जो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और उसका बेटा एसआई यूनिट क्या होता है बेटा जी, स्टेरेडियन होता है। क्या बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ सर। ओह गजब सर जी। आगे देखो बेटा, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज के बेटा जो डायमेंशंस हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आखिरकार ये कहलाते क्या है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना और बहुत ही शिद्दत से समझना। हाँ जी सर, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, ठीक है। द पावर, ये क्या लिखा हुआ देखो, ये इंपॉर्टेंट, द पावर मतलब एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट इंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिए बेटा, ठीक है। अभी मैंने तुमको जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी बताई हैं,
ये सब, ये सब, ठीक है। इसको पावर के फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, पावर के फॉर्म में, बिल्कुल। मैंने बोला बेटा जी, मैंने बोला बेटा जी, इसको हम लोग पहले तो समझो कि कैपिटल एल से दिखाते हैं, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, इसको कैपिटल टी से दिखाते हैं, इसको ये है ना केल्विन से दिखाते हैं, के से या फिर थीटा से, इसको दिखाते हैं बेटा एम्पियर से, इसको बेटा दिखाते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तुमको पढ़ना ही नहीं, छोड़ दो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दिखाते हैं मोल से, एमओएल से। अच्छा, जब भी डायमेंशंस की बात करते हैं तो ये हमको समझ में आया सर। अब देखो बेटा जी, बहुत ध्यान से समझना, अब देखो बेटा जी बहुत ध्यान से समझना। जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखो फोर्स की वैल्यू होती है तुम्हारे पास क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान से समझना, मास मतलब होता है बेटा जी केजी, और एक्सेलरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे जाके पढ़ोगे, केजी को कैपिटल एम से दिखाया जाता है बेटा, मीटर को लेंथ होता है तो एल से दिखाया जाता है, और सेकंड को टी से दिखाता है, एम एल टी माइनस टू। इसके जो पावर्स हुए एक्सपोनेंट 1 1 माइनस 2, ये सब तुम्हारे पास क्या हुआ बेटा, डायमेंशंस। अच्छा, तो क्या लिखा हुआ है, सो द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, मास का पावर 1 है, 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ एंड माइनस 2 इन टाइम। ये तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, माइनस 2 होगा, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स का तुम्हारे पास क्या आया, एम एल टी माइनस टू। बेटा ये जो तुम लिख रहे हो पूरा कंबाइंड, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। एम एल टी ये सब के फॉर्म में लिखना डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। पावर्स तुम बोलोगे तो डायमेंशंस कहलाती है। अच्छा सर जी, अब देखो बेटा जी, तुमको कुछ मैं तुमको निकाल के बताता हूं कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे बेटा देखो डेंसिटी होती है ना, उसकी यूनिट होती है, सॉरी उसका फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। इसको केजी को किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। मीटर को एल से, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास कितना होगा, एम एल माइनस थ्री। तो ये हो गया तुम्हारे पास बेटा एम एल माइनस थ्री, या फिर एम बटा एल क्यूब लिखो, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है बेटा, एम एल माइनस थ्री लिखा जाता है और यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगाया जाता है। बोलोगे सही है सर। डेंसिटी फोर्स का अभी तो तुमने निकाल लिया बेटा जी, तुम्हारे पास कितना आया था अभी फोर्स का, एम एल टी माइनस टू आया था, अभी अभी तुमने निकाला बेटा जी, ठीक है। वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो तुम निकाल ही चुके हो बेटा, इसमें डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बस 2 हो जाएगा, लेंथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एल टू टी माइनस टू। बोलोगे एकदम बात सही है सर। अच्छा, अब देखो बेटा एनर्जी है, एनर्जी मतलब जूल, ये होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क का तुम निकाल ही लियो, डिवाइडेड बाई टाइम करोगे मतलब कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो ये बचेगा एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी इज वर्क, सॉरी सॉरी गलत बोल रहा हूं बेटा, एनर्जी वर्क होता है, इन दोनों का सेम होता है बेटा, एनर्जी का और वर्क का सेम होता है, दोनों के बेटा लगभग सेम ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। पावर होता है बेटा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर तुम बेटा इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो ये टी क्यूब नीचे आ जाएगा और ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा जी एम एल टू टी माइनस थ्री। क्या बनेगा बेटा जी, एम एल टू टी माइनस थ्री। क्या बन जाएगा बेटा जी, एम एल टू टी माइनस थ्री बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। अब आइए देखते हैं बेटा तो मोमेंटम। मोमेंटम होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो केजी मीटर पर सेकंड। केजी मतलब तुम्हारे पास क्या हुआ बेटा, एम हुआ, मीटर मतलब तुम्हारे पास हुआ बेटा लेंथ एल, और सेकंड मतलब टी माइनस वन, तो एम एल टी माइनस वन। बोलोगे एकदम बात सही सर, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं बेटा, आगे जाके इसका यूनिट पढ़ोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बोलोगे ठीक है सर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है, कैपिटल जी का, ठीक है। तो यहां पर न्यूटन है बेटा, न्यूटन का तुम पहले से जानते हो, कहां गया बेटा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ से दिखाते हैं, डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर मतलब कि एम स्क्वायर। एक एम कैंसिल हो गया तो ऊपर गया तो बचेगा एम का पावर माइनस वन, एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब हो गया बेटा जी, और ये टी का पावर माइनस टू, मतलब ये हुआ दिस। ये है बेटा इसका वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग जी से दिखाते हैं और ये तुमसे बेटा जी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैपिटल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक है। अब बेटा ये कुछ कुछ चीजें हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये आगे जैसे जैसे तुम चैप्टर में पढ़ते जाओगे बेटा इस सब का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा,
क्या बेटा पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना बेटा। अच्छा सर जी, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे तुम देखोगे कि एंगुलर वेलोसिटी है, उसका तुम यूनिट आगे जाके पढ़ोगे तो रेडियन पर सेकेंड होता है। एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। बोलोगे सर वो बताया तो था कि और थीटा, वो टेम्परेचर का था बेटा। एंगल की बेटा जी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड है, पर सेकेंड है, तो ऊपर में क्या बचा टी का पावर -2, तो ये टी का पावर माइनस सॉरी टी का पावर टी डिवाइडेड बाई टी बचा, तो ऊपर ले जाओगे तो टी का पावर -1 हो जाएगा। बोलोगे हाँ। एंगुलर एक्सीलरेशन का आगे तुम जाके यूनिट देखोगे तो बेटा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रेडियन इज डायमेंशनलेस। ठीक है, एस स्क्वायर क्या है टाइम, तो टाइम का स्क्वायर करोगे ऊपर ले जाओगे तो टी का पावर तुम्हारे पास बेटा -2 बन जाएगा। बोलोगे हाँ सर। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का बेटा यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। केजी मतलब एम हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर मतलब एल का पावर 2 और डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास टाइम। तो बेटा इसको अगर अच्छे से ढंग से थोड़ा सा लिखोगे तो ये आएगा mL2T-1। क्या बेटा mL2T-1। क्या बेटा जी mL2T-1, mL2T-1। क्या बेटा mL2T-1। बोलोगे बात तो एकदम सही है। चलो, तो ये हमको समझ में आ गया बेटा कि अगर हम लोग mLT के फॉर्म में लिखते हैं तो चीजें काम आ जाती हैं। और जो mLT के फॉर्म में लिखते हो जो पावर बनता है वो डायमेंशंस कहलाता है बेटा जी। और जो तुम लिखते हो mLT के फॉर्म में वो क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट डायमेंशन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बेटा वो यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस। क्या लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है लिखने को कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा ये बोलता है ना कि एलएचएस साइड में जो भी डायमेंशन होगा वही आरएचएस साइड में डायमेंशन होना चाहिए, तभी कोई इक्वेशन करेक्ट होगा। और यह भी बोलता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी को तुम तभी ऐड कर सकते हो या फिर तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों की यूनिट सेम हो या फिर दोनों की डायमेंशन सेम हो। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूंगा कि 3 केजी आलू में से 1 लीटर पानी घटाओ तो तुम बोलोगे भांग पी लियो क्या सर। अरे बेटा केजी को केजी से ही ना घटाओगे, 2 केजी चीनी में से 1 लीटर दूध घटाओ, ये कोई सेंस थोड़ी है। अबे 2 केजी आलू में से 1 केजी आलू हटाओ, तो केजी और केजी दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट और ऐड तभी कर सकते हो बेटा जब उनके यूनिट सेम हो, दैट इज डायमेंशन सेम हो। और अगर कोई भी इक्वेशन है तुम्हारे पास तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, मतलब LHS साइड में जो डायमेंशन होना चाहिए वो RH साइड में भी होना चाहिए। बोलोगे ठीक है सर। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, विच स्टेट्स दैट, जो कि ये तुम्हें बताता है बेटा, विच स्टेट्स दैट अ गिवन, क्या लिखा है बेटा जी, अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशनली करेक्ट, वो तभी होगा जब डायमेंशंस ऑफ द वेरियस टर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रिलेशन आर द सेम। जब दोनों साइड बेटा जी तुम्हारे पास क्या होगा, सेम होगी डायमेंशंस, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा कि पावर हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। क्या बेटा जी, एक चीज, पावर हमेशा क्या होंगे तुम्हारे पास, पावर्स आर डायमेंशनलेस। पावर की कोई डायमेंशन बेटा जी नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया है e का पावर -t/RC, कुछ भी है, तो ये जो पावर है बेटा इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। बोलोगे ठीक है सर, पहला। दूसरा, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक लोगरिथमिक फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी, या फिर कोई भी टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, वो सब डायमेंशनलेस होंगे, कोई यूनिट उसका बेटा नहीं होता है। एंड ई का पावर जो थीटा है तुम्हारे पास, देखो तुम्हारे पास बेटा जो ई का पावर थीटा है वो भी डायमेंशनलेस होगा, और जो लॉग थीटा है वो भी तुम्हारे पास डायमेंशनलेस होगा, मतलब लॉग के साथ कुछ भी आ जाए वो डायमेंशनल हो जाएगा। एक्सप्रेशन थीटा इज डायमेंशनलेस, इसमें जो जो थीटा आया है, देखो बेटा साइन के साथ थीटा आया,
और यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा। ये थीटा क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? मतलब कोई डायमेंशन उसका नहीं होना चाहिए। आगे तीसरा, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन ओनली। जो कि मैंने अभी बार बार चिरा के बोला, दो चीजों को ऐड या दो चीजों को सब्ट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब दोनों के बेटा जी डायमेंशन सेम हो। बोलोगे बात तो सही है बेटा। अरे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है बेटा। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दे दूं, अगर मैं तुमको एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, मान लो बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, v होता है यहाँ पे स्पीड, स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हुआ एल टी माइनस वन। इधर का आया बेटा डायमेंशन, लेंथ का पावर वन और टी का पावर माइनस वन। बोलोगे हाँ सर। इस साइड देखोगे तो बेटा ये इनिशियल स्पीड होती है, आगे जाके पढ़ोगे तो ये मीटर पर सेकेंड हुआ, दैट इज एल टी माइनस वन। डायमेंशन की बस बात कर रहे हैं। आगे जाके पढ़ोगे बेटा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एल टी माइनस टू। और टाइम क्या होता है बेटा? कैपिटल टी। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया? एल टी माइनस वन। दोनों को ऐड भी तुम तभी कर पाओगे बेटा जी, दोनों को ऐड भी तुम तभी कर पाओगे जब दोनों का डायमेंशन तुम्हारे पास सेम हो। मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है। तो यहां भी बेटा सेम डायमेंशन, यहां भी सेम डायमेंशन, इसके इधर तुम्हारे पास आना चाहिए, इसके इक्वल आ गया, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कभी भी एग्जाम में हमें दिखाना होता है तो हम लोग ये बोलते हैं बेटा कि ये जो है बेटा वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है बेटा जी? वो है डायमेंशनली करेक्ट। क्या हम लोग बेटा बोलते हैं कि ये तुम्हारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। क्या बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। ऐसे हम लोग बेटा दिखाने को हमें आता है। अब देखो बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, जो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा एग्जाम में आने के, वो होते हैं तुम्हारे पास ये वाले क्वेश्चंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे बेटा जी हम लोग क्या करते हैं? रिलेशन निकाल सकते हैं। डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे? इफ वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। एक फिजिकल क्वांटिटी किस किस पे डिपेंड करती है, अगर बेटा जी हमें ये पता हो ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देन वी कैन फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फैक्टर्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तब हम लोग उसका बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? देखो इसको एग्जाम्पल के तौर से ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में बेटा? देखो ध्यान से, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है। टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है? देखो बेटा लिखा हुआ है मास, मास ऑफ द बॉब, लेंथ पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू बेटा ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो बताओ बेटा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो जिस चीज का तुमको फॉर्मूला फाइंड करना है, यहां पे टाइम पीरियड का फाइंड करना है, तो बेटा तुम्हें क्या करना होगा? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, जिस जिस इस पे डिपेंड करता है, देखो मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे, सबको मल्टीप्लीकेशन में लिखो, सबका पावर लगा दो, पावर ए, पावर बी, पावर सी। अब ये प्रोपोर्शनल हटा के बेटा के लिख दो। यहाँ पे के क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कोई भी इसका बेटा जी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से बेटा होता क्या है मुझे बताओ? बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि बेटा इधर जो भी डायमेंशन होगा वो इधर डायमेंशन होगा। बोलोगे एकदम बात सही है, बराबर बात सही है। ओहो गजब, ओहो गजब। देखो बेटा, तो मैंने तुमसे क्या बोला? इधर तुम्हारे पास क्या है? टाइम पीरियड, टाइम मतलब इधर क्या हुआ बेटा? टी का पावर वन हुआ। टी का पावर वन हुआ मतलब एम का पावर जीरो और एल का पावर जीरो। बोलोगे हाँ। इधर की डायमेंशन देखते हैं बेटा जरा, इधर की, ये तो डायमेंशन लेस है। तो अगर इधर की डायमेंशन देखोगे तो ये मास है, मतलब बेटा m का पावर a मल्टीप्लीकेशन, ये लेंथ है l का पावर b, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? lt माइनस टू होता है, इसका पावर तुम्हारे पास c है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा? m का पावर a, l का पावर b, और इसको खोलोगे तो l का पावर c और t का पावर माइनस टू सी। तो मैंने क्या बोला बेटा? ये आया m का पावर a, l का पावर देखो b प्लस सी, ठीक है, और t का पावर आ गया बेटा माइनस टू सी। बोलो कि बात सही। तो इधर डायमेंशन ये आ गई।
तो डायमेंशन मतलब क्या होता है, पावर। m का पावर 0 है, यहाँ m का पावर a है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है बेटा कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो एक की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 0। इधर l का पावर 0 है, इधर l का पावर b प्लस c है, तो दोनों सेम होने चाहिए, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। डायमेंशन मतलब होता है बेटा पावर, दोनों साइड बेटा m l t के पावर सेम होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। इधर टाइम का पावर बेटा -2c और इधर 1, तो मैंने बोला बेटा -2c इज इक्वल टू 1। बोलोगे एकदम बात सही है। a 0 है तुम्हारे पास, ठीक है। यहां से क्या हुआ, b की वैल्यू तुम्हारे पास आई बेटा -c। यहां से बेटा क्या हुआ, c इज इक्वल टू आया -1/2। ये आ गया, ये आ गया। तो यहां से b की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस ऑफ c, मतलब दिस इज -1/2। तो मैंने बोला बेटा ओहो -1/2 इंप्लाइज दैट बेटा b की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस माइनस प्लस, मतलब +1/2। ओहो +1/2। तो मैंने बोला बेटा ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था ये वाला। तो मैंने बोला तुमसे बेटा बहुत ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास k और m का पावर a, तो a कितना है बेटा 0। l का पावर क्या है बेटा, l b मतलब 1/2 और g का पावर क्या है बेटा, g का पावर c मतलब -1/2। अब बेटा m का पावर 0, समथिंग का पावर 0 तुम्हारे पास कितना होता है बेटा जी, हमेशा 1 इसकी वैल्यू होती है। तो ये t इज इक्वल टू k, इसको तुम √l लिख सकते हो, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2 को नीचे लाओगे तब g का पावर 1/2 बनेगा और 1/2 मतलब दिस। तो तुम इसको लिख सकते हो बेटा k t इज इक्वल टू, आगे जाके पढ़ोगे कि k की वैल्यू होती है 2π√l/g। सर ये कैसे पता चलेगा, आगे जाओगे तो तुमको पता चलेगा k की वैल्यू 2π तुम्हारे पास बेटा होती है। क्या होती है बेटा, k की वैल्यू तुम्हारे पास 2π होती है। बोलोगे बात तो एकदम सही है। तो इस तरीके से बेटा तुमको डिराइव करने को आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब देखो बेटा एक और एप्लीकेशन है, क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट ऑफ सिस्टम इनटू द अनदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मान लो बेटा 2 kg है, बहुत ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट जो होता है बेटा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ जी। जैसे मान लो तुमको 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए हुए, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स तुमने 4 पढ़ लिया है, मान लो 5वां किसी ने नया बना दिया, दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मिलाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट सेम होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं n से डिनोट करूं और इसको मैं यूनिट को u से बोलूं, तो मैंने क्या बोला बेटा, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है बेटा। मतलब n1 इज इक्वल टू n2 अब सेकेंड सिस्टम में तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, फर्स्ट सिस्टम में मान लो n1 है। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या है बेटा u1 और सेकेंड में u2 है, तो सेकेंड सिस्टम में n2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, n1 u1 बटा u2। तो n1 यहां से क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू n1 u1 बटा u2। u1 और u2 क्या है बेटा, यूनिट है। तो बेटा यूनिट में क्या क्या आ सकता है, मास आ सकता है, लेंथ आ सकता है, टाइम आ सकता है, करंट आ सकता है, ये सारी चीजें जनरली mlt आता है तुम्हारे पास। तो फर्स्ट सिस्टम में मास, सेकंड सिस्टम में m2 उसका पावर a तुमको लिखना है, सेकंड सिस्टम में l1 l2 उसका पावर b, t1 t2 उसका पावर c। मतलब तुम्हारे पास बोलने का मतलब है क्या, बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे बोलूं, बहुत ध्यान से समझो कि देख भाई सिंपल सी बात है, मान ले कि एक न्यूटन को, न्यूटन मतलब होता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तेरे को सीरियस सिस्टम में बदलना है, ठीक है। इसमें सीरियस सिस्टम में वैल्यू क्या होगी बेटा, ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है। बोलोगे ठीक है सर। तो मैंने बोला बेटा कि n2 इस सिस्टम में n2 न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो और इसमें n1 मान लो। तो मैंने अभी अभी निकाला कि n2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, n1 m1 बटा m2 का पावर a, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैंने क्या बोला बेटा कि L1 बटा L2 का पावर b, मल्टीप्लीकेशन ऑफ T1 बाई T2 का पावर c। बोलोगे बात तो सही है सर, बात तो सही है। अब मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, N1 पहले वाले में वैल्यू कितनी है, 1 है 1। अच्छा M1 फर्स्ट सिस्टम में बेटा मास क्या है, केजी। सेकेंड सिस्टम में मास को किस में दिखाते हैं, सीजीएस को मास में दिखाते हैं बेटा ग्राम में। उसका पावर a, देखो पावर यहां पे क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझो,
पावर है 1, ठीक है। ये एबीसी होता क्या है, फर्स्ट सिस्टम में जो पावर होते हैं 1 1 और -2, ठीक है। लेंथ का पावर कितना 1 है, ठीक है। खैर लेंथ को फर्स्ट यूनिट में किस में दिखाते हैं, मीटर में, सेकंड में किस में दिखाते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर में, इसका पावर भी 1, ठीक है। टाइम है, टाइम को किस में दिखाते हैं, सेकंड में, और सीजीएस में भी सेकंड में, इसका पावर क्या है, -2, कट गया। 1 का पावर -2 करोगे तो 1 ही आएगा। खैर लेकिन ये 1 का 1, और 1 kg में 1000 ग्राम होता है, मतलब 10 का पावर 3 ग्राम बाई ग्राम, इनटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में होता है। बोलोगे हाँ सर, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये आया न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, ग्राम ग्राम भी कैंसिल, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर स्क्वायर, मतलब 10 का पावर 5 आ गया। तो सेकंड सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, 10 का पावर 5 होगा। आगे जाके पढ़ोगे तो इसको समझोगे बेटा कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइन कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको डाइन कहते हैं। बोलोगे बात तो सही आ गया। बेटा मेरी एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आया लेंदी 2-3 नंबर में, 4 नंबर में, तो वो हमेशा फॉर्मूला फाइंड करने को ही बोलेगा। हमेशा 1 नंबर में आया तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में तुमसे बेटा पूछा जाएगा, और अगर 1-2 नंबर में और आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स और बेटा राउंडिंग ऑफ आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। और उसके तुमको बेटा बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, मैं तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवा दूंगा। बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, पहले इस बात को समझिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे ऐसे डिजिट्स होते हैं जिसपे हम लोग कॉन्फिडेंस होते हैं। मतलब बेटा अगर किसी भी चीज को तुम नापोगे ना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम किसी भी चीज को अगर तुम नापते हो तो बेटा कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि तुमने सही नापा। सिग्निफिकेंट फिगर जितना भी होता है हमें बताता है कि हम कितने डिजिट तक कॉन्फिडेंस है। अच्छा ऐसी बात है, हाँ सर जी, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी कि तुमने बेटा सही नापा है। अच्छा ऐसी बात, हाँ। फिजिक्स में उसका फाइंड करने का बेटा रूल होता है, तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आइए बेटा बहुत प्यार से समझते हैं, ठीक है, बहुत शिद्दत समझते हैं। रूल्स टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल नंबर 1 बेटा, आओ आओ। ऑल द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो मतलब होता है बेटा जो जीरो ना हो, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा मतलब नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। देखो ये 1984 है, ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलोगे सही से। रूल नंबर 2, ऑल द जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दो जो डिजिट्स जीरो ना हो उसके बीच में अगर जीरो होते हैं तो तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये देखो 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसके बीच में अगर जीरो आया तो सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा हो गए। बोलोगे सही है। आगे थर्ड, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जीरो आता है अगर, तो बेटा वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 00108, तो जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट में जो भी जीरो आया है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हाँ, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी कि 3 सिग्निफिकेंट तुम्हारे पास बेटा जी फिगर होंगे। बोलोगे सही है। अब देखो बेटा जी चौथा रूल, अब देखो बेटा जी चौथा रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर तुम्हारे पास नंबर बेटा जी क्या हुआ, 1 से कम हुआ, 1 से कम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, प्लस डेसिमल भी होना चाहिए। तो जीरोस होंगे बेटा राइट डेसिमल के, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब बहुत ध्यान से समझो बेटा, नंबर सबसे पहले 1 से कम होना चाहिए और डेसिमल होना चाहिए। देखो 1 से कम है, 0 पॉइंट लिखा, 1 से कम है, डेसिमल है। पहला नॉन जीरो डिजिट ढूंढिए, ये है, इसके जो भी तुम्हारे पास लेफ्ट साइड जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देखो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है फर्स्ट रूल के बेटा, सेकेंड रूल के तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। फिफ्थ रूल, द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब बोल क्या रहा है, देखो बेटा डेसिमल पॉइंट होना चाहिए सबसे पहली बात। क्या डेसिमल है, हाँ 1 पॉइंट है। तो जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, कौन सा लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये, उसके राइट साइड में जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, होगा सॉरी, आर सिग्निफिकेंट।
वो सिग्निफिकेंट बेटा जी होगा। ठीक है, तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है। इसके लेफ्ट साइड वाला अभी अभी मैंने बताया सिग्निफिकेंट बेटा जी नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ रूल में बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने की, कोई दिक्कत की बात बेटा है ही नहीं, कोई दिक्कत की बात बेटा है ही नहीं। ठीक है, घबराने कोई बात नहीं। ठीक, अब मैंने क्या बोला बेटा जी, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। अगर तुम्हारे पास बेटा जी डेसिमल पॉइंट की बात नहीं हो रही है, आई रिपीट, अगर तुम्हारे पास बेटा जी कोई भी डेसिमल पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, और ट्रेलिंग जीरोस मतलब कि क्या हो गया तुम्हारे पास लास्ट के जीरोस, वो सिग्निफिकेंट क्या होंगे बेटा, नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या बेटा, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखो क्या ये डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं, तो लास्ट के जो जीरोज होंगे बेटा वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पर, ये दोनों नहीं है तो 1 2 3, क्योंकि इधर भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो बेटा बच्चे सोचते हैं ना कि सर जी इतने सारे रूल्स हैं, कैसे याद होगा कैसे नहीं होगा। बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, एकदम हमेशा ध्यान रखना कि ये सब चीजें तभी याद होती हैं जब तुम बार बार उसको रिवाइज करते हो, बार बार तुम उसको लिखते हो। जितने बार पढ़ोगे उतने ज्यादा कंठस्थ होगा। बेटा एक दिन में कोई टॉपर नहीं बनता है। सोचते थे पहले क्लास 10th कैसे निकलेगा, बट क्लास 10th निकल गया, वैसे ही बेटा आगे भी निकल जाएगा, घबराइएगा नहीं बेटा। लव यू ऑल। चलो, तो अब मेरे को समझ में आता है बेटा, देखो सातवां रूल क्या है, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर तुम बेटा किसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हो, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक्सपोनेंट को तुमको बेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में नहीं कुछ करना है। जैसे बेटा मान लो तुम्हारे पास 12.3 तुमको डेटा दिया है, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1.23 इंटू 10 का पावर 1। तो जब 10 का पावर समथिंग हो तो बेटा 10 को, इस वाले को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने में हम लोग मेजर नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बोला बेटा जी, यहाँ पे 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी है। अच्छा 12.3 को तुम ये भी लिख सकते हो 0.123 इंटू 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को फिर से नहीं देखना, 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब 10 का पावर में किसी चीज को लिखते हो तो 10 के पावर में जो लिखते हो बेटा उन सब चीजों को तुम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होने में नहीं देखते हो। 10 के पावर में कितना भी लिख दो बेटा जी, सिग्निफिकेंट फिगर बेटा जी नहीं बदलेगा। तो ये 7 रूल्स थे, और भी रूल्स हैं लेकिन वो बेटा नीट और जेईई में पढ़ाए जाते हैं। खैर खैर खैर, इतना हमको बेटा अगर समझ में आया है, तो एक चीज और रूल है बेटा यहाँ पे, एक मिनट, एक और रूल है बेटा यहाँ पे। अच्छा जी ऐसी बात है, हाँ देखो वो ये रूल है बेटा, नोट कर लेना इस चीज को। कभी भी यूनिट बदलने की वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटा जी नहीं बदलता है। कभी भी यूनिट बदलने की वजह से बेटा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलता है। जरा ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी does not affect the number of significant figure, does not affect the number of significant figure। मतलब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं बेटा कि 2.308 सेंटीमीटर कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4। जब इसको तुम mm में लिखोगे तो ये आएगा 23.08, अभी भी 1 2 3 4। जब तुम इसको मीटर में लिखोगे तो ये आएगा 0.02308, 1 2 3 4, क्योंकि इधर के जीरोस बेटा सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, डेसिमल पॉइंट है लेस देन 1 है। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी, अगर तुम्हारे पास एक सिंगल यूनिट में, अगर मान लो मीटर में या फिर केजी में जो भी है, अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है तो चाहे ग्राम में चेंज कर लो, चाहे पाउंड में चेक कर लो, किसी में भी चेक कर लो बेटा जी, सिस्टम यूनिट्स बदलने की वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे बेटा फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई, बोलो खूबसूरत बेहतरीन, बहुत अच्छा। आगे अब देखो बेटा एक और कॉन्सेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ क्या होता है बेटा, हमको कभी कभार क्वेश्चन में आता है कि एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स तक ही हमें आंसर चाहिए, तो हमें किसी ना किसी डिजिट को हटाना होता है। फिजिक्स में बेटा जी डिजिट हटाने को भी लेके कुछ तुम्हारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ तुम्हारे पास रूल्स और रेगुलेशन है, उसी को बोलते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 3 रूल है बेटा, रूल से ही तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम लोग देखेंगे। लिखा है बेटा कि रूल्स क्या है, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, जिस डिजिट को हटाना है, ड्रॉप करना है, वो 5 से ग्रेटर है,
देन द प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला डिजिट, इज इंक्रीज्ड बाई 1, उसको हम लोग बेटा 1 से बढ़ा देंगे। मतलब मान लो लिखा हुआ है बेटा 6.87, इस वाले डिजिट को मान लो मतलब ड्रॉप करना है, ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 रहे तो इससे पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ा दो, 8 को 1 से बढ़ाओ तो कितना होगा बेटा 6.9 होगा। बोलोगे एकदम बात सही है। आगे, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5, अगर किसी डिजिट को हटाना है और वो लेस देन बेटा 5 रहे तो क्या है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज अनअफेक्टेड एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड। बेटा अगर लेस देन 5 हो तो उससे पहले वाला डिजिट क्या होगा, वो अनचेंज रह जाएगा। क्या लिखा है देखो, जैसे मान लो 3.94 है, इसको ड्रॉप करना है, अगर ये लेस देन 5 है बेटा, ये तो ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन 5 तो ऐसे होगा ना बेटा, ग्रेटर देन 5, हाँ। अगर लेस देन 5 है बेटा तो इससे पहले वाला डिजिट एज इट इज रह जाएगा, दैट इज तुम्हारे पास बेटा क्या हुआ 3.9 हुआ। बोलोगे बात तो एकदम सही है सर। आगे देखो, देखो थर्ड रूल देखो, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, जिस डिजिट को बेटा राउंड ऑफ करना है वो 5 हुआ, ना ग्रेटर देन 5 ना लेस देन 5, वो किसके इक्वल हुआ बेटा 5 के इक्वल हुआ, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज ऑड एंड इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान से समझो एग्जांपल से। मान लो बेटा तुमको इस डिजिट को ड्रॉप करना है तो इक्वल टू 5 है, तो इससे पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दोगे, अगर ये ऑड हुआ तो ये ऑड है तो इसको 1 से बढ़ा दो 4.4, 14.4। अब ये देखो, अगर इसको तुमको ड्रॉप करना है बेटा जी, तो मैंने तुमसे क्या बोला, ये इक्वल टू 5 है, इससे पहले वाले डिजिट को एज इट इज तुम छोड़ दोगे, अगर ये इवन है तो ये इवन नंबर है, तो मैंने बोला 14.4, 5 ड्रॉप कर दिया, इवन था तो ये बेटा इवन का तुम इवन ही रखोगे। क्या बात समझ में आई बेटा? रिवीजन करोगे ना तो तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, घबराइएगा नहीं बेटा, जितने बार रिवीजन करोगे उतना जल्दी तरीके से बेटा याद होता है। अब सुनो बेटा जी, कुछ रूल्स होते हैं तुम्हारे पास किस चीज को लेके, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, कभी भी क्वेश्चन में अगर तुमसे ये बोला जाए कि तुम्हें किसी चीज को जोड़ना है या फिर किसी को घटाना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर दिस फॉलोइंग, ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, तो रूल्स रेगुलेशन होते हैं। क्या बात करते हो सर? हाँ, पहला रूल बेटा क्या बोलता है, पहला रूल क्या बोलता है, वो है बेटा जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। पहला रूल किसके लिए है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। वो क्या बोलता है कि जोड़ने या घटाने पे जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन विच कॉन्टेन लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब सुनो बेटा समझाता हूं, लेट सपोज तुमको बेटा इसको घटाना है, तो सबसे पहले तुम इसको एकदम सिंपली घटा दो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12.587 और 12.5 को माइनस करोगे तो ये आया तुम्हारे पास बेटा 7800.0, हाँ, ये आया बेटा 0.087। सबसे पहले घटा दिया। अब बोल क्या रहा है कि जो भी तुम्हारे पास रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो यही है तुम्हारे पास, उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें है कितने, 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस उतने ही होंगे जिन दोनों को तुमने घटाया है उसमें लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो इन दोनों को घटाया है बेटा, तो यहां तो 1 डेसिमल प्लेसेस है और यहां पे कितना है बेटा, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो जो लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा बेटा वही रिजल्ट में भी होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 1 होना चाहिए। बोलोगे हाँ, तो मैंने बोला बेटा इस वाले डिजिट को ड्रॉप करना होगा, अगर ये ग्रेटर देन 5 है जो भी दिख भी रहा है तो इससे पहले वाला डिजिट 1 से बढ़ा दोगे तो ये बेटा 0.1 हो गया आंसर। ये तुम लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से डेसिमल के बाद 1 पॉइंट है यहां पर बेटा जी, तो इसके बाद आंसर में भी 1 पॉइंट होना चाहिए। लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखोगे जिन दोनों को घटा रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो। तो ये तो था बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बेटा कहानी थी किस चीज की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। लेकिन बेटा जी अगर तुम मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हो तो तुम्हारे पास रूल बदल जाता है। क्या बात करते हो सर? हाँ, ये क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अगर तुम बेटा ये करते हो तो रूल बदल जाता है। अच्छा, ये जितना भी रूल लिखा हुआ है तुमको मैं एकदम साफ साफ बता देता हूं ये लिखा क्या है, ठीक है ना बेटा? ठीक है,
बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये रूल क्या बोलता है बेटा कि अगर मान लो तुम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, एकदम ध्यान से समझो बेटा, ठीक है। या तो तुम मल्टीप्लाई कर लो या तो तुम डिवाइड कर लो बेटा जी। अगर तुम दो चीज को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, जैसे मान लो बेटा यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। कर लिया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके देखो, ये आएगा तुम्हारे पास बेटा 0.625, ठीक है। इसमें जितना नंबर, सुनो, इसमें जितना जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो वहां डेसिमल प्लेसेस नहीं देखने, जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहां पर जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर, ये डेसिमल पॉइंट है तो ये सिग्निफिकेंट होगा 1 2, दो सिग्निफिकेंट फिगर, यहां 1 2 3, तीन सिग्निफिकेंट फिगर। जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना कम होगा उतना ही फाइनल आंसर में भी होना चाहिए। तो यहां पे बेटा जी तीन सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3, तो दो होना चाहिए, इसको ड्रॉप करोगे, ये इक्वल टू 5 है, तो उससे पहले वाला अगर इवन है जो कि है तो वो एज इट इज रह जाता है, तो 0.62 विल बी द तुम्हारे पास करेक्ट आंसर। तो यहां तुम्हें क्या करना है बेटा जी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, और ऊपर वाले में क्या करना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कौन से टर्म है उतना ही फाइनल रिजल्ट में बेटा होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा जी। चलो, इतना करने के बाद मुझे लगता है कि अब कोई भी चीज नहीं बची है जो तुम यूनिट डायमेंशंस में एग्जाम में करके नहीं आओगी। बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारा रिवीजन हो चुका है। मुझे लगता है कि अभी 50-55 मिनट हो रहे हैं और तुमने बहुत सुंदर तरीके से रिवीजन कर लिया है बेटा। लव यू ऑल बेटा, खूब तरक्की करते रहिए। याद रखिएगा कि जीतने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो है मेहनत। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू सक्सेस, नो, ओनली हार्ड वर्क। सॉरी, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, ये कहना चाहता था। मेहनत करनी होगी, खुद को जलाना होगा, और याद रखिएगा कि बिगिनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। शुरुआत हमेशा डिफिकल्ट होती है, बट हमें घबराना बेटा नहीं होता। हमेशा डिफिकल्ट होगी शुरुआत, हमेशा, हमेशा होगी। तुमको ऐसा कभी कभार फील होगा, अरे भैया नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, फिर भी थमे रहना, पेशेंस रखना। मैं बार बार बोलता हूं, जिस बैच में भी पढ़ाता हूं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी बच्चा बेटा कमजोर नहीं होता है, और कमजोर सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच ही होती है। तो खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। लेक्चर कैसा लगा, रिवीजन कैसा हुआ, आप जरूर बताइएगा। क्रिस्प कंटेंट था, बेहतरीन कंटेंट था। ऐसे रिवीजन करने के लिए बेटा वन शॉट से आप क्या कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी चैप्टर्स के बेटा आपको वन शॉट आएंगे, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन बेटा जी हो जाएगा। लव यू ऑल, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए बेटा। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।